2024 को अगर हम जैसा देखेंगे तो इसको हम न्यूमरोलॉजी से ही देख सकते हैं। तो यह वर्ष जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा न्यायपूर्ण रहेगा। इसमें देखने को बहुत बड़े-बड़े बदलाव देखे जाएंगे, राजनीतिक स्तर पर भी देखे जाएंगे और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी देखे जाएंगे। कहते हैं कि आप क्या ज्योतिष से बता सकते हैं लाइट कब आएगी? तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति से मैंने रूलिंग प्लैनेट से इसको सुलझाया। तो वो घटना मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने रूलिंग प्लैनेट से बताया कि लाइट इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे आ जाएगी और उसी समय पे आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आज आरजे मानसी और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं ज्योतिषाचार्य अम्बेश जी। आपका मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूं हमारे एमएफटी बातचीत में। एंड सर, स्टार्ट करते हैं हम कि ज्योतिष को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे जितनी भी ऑडियंस है उनके मन में। और ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, बहुत तरीके की एस्ट्रोलॉजीज अब तो होने लगी, लाल किताब, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। पर हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो ज्योतिष विद्या है वो है क्या? देखिएगा, ज्योतिष में बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें अपना अंक ज्योतिष है, बहुत सरल है। इसके साथ साथ लाल किताब है, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक ज्योतिष है। इसके साथ साथ और भी पश्चिमी ज्योतिष हैं, लेकिन सबसे जो कुंडली बना करके जो प्रेडिक्शन दिया जाता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। माना ये जाता है कि जो भी प्लैनेट्स हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में प्रभावित करते हैं, अच्छे और बुरे रूप में प्रभावित करते हैं आपकी किसी भी जीवन की इवेंट को। तो ये जो ज्योतिष है इससे हम ये देखते हैं कि हमारे मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये स्थिति है। दूसरा ये है कि जैसे मान के चलिएगा व्यक्ति के कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर कैसे किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ग्रहों के अच्छे या बुरे रूप को पहचान करके हम उसके लिए रेमेडी बताते हैं, उपाय बताते हैं, लोगों को समय बताते हैं जिससे लोगों को लाभ होता है। यह है ज्योतिष पद्धति। क्या बात है सर, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहता है तो ज्योतिष विद्या में हाँ बिल्कुल इससे बिल्कुल। सर, 2024 जो है वो उसे लेके काफी लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल हैं कि कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2023 में 2022 में बहुत कुछ देखने को मिला हमें और बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिन्होंने हर इंसान के जीवन पे एक अलग ही एक इफेक्ट होता है ना वो डाला है और पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के इफेक्ट्स पड़े। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि 2024 कैसा। देखिएगा, 2024 को अगर हम जैसा देखेंगे तो इसको हम न्यूमरोलॉजी से ही देख सकते हैं, क्योंकि 2024 जो है इसका जो अंक बनेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो 8 अंक बनेगा। तो यह अंक शनि का होता है। तो यह वर्ष जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा न्यायपूर्ण रहेगा। इसमें देखने को बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे जाएंगे, राजनीतिक स्तर पर भी देखे जाएंगे और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी देखे जाएंगे। लेकिन यह वर्ष उन लोगों के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है जिनका मूलांक 2 है, क्योंकि अंक 8 का 2 पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उन लोगों को इस वर्ष बड़ा ही धैर्य से और संयम से काम करना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि यह वर्ष जो 2024 है ये अंक 4 वालों के लिए भी थोड़ा सा खराब साबित हो सकता है, तो उनको भी थोड़ा सा इस वर्ष संभल के रहना होगा। और 2024 दिन सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका वर्ष का जो राजा बनेगा वो चंद्रमा बनेगा और चंद्रमा मन का कारक है, शांति का कारक है। तो ये वर्ष जो है काफ़ी शांति वाली भी जाएगी। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादातर ये जो वर्ष है लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगी। क्या बात है, यानी कि जो ये साल है ये बहुत ही ज्यादा खुशियों से शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल। सर, 2024 में जो राशियां हैं उन पर ऐसे कौन से उतार चढ़ाव होने वाले हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, देखिएगा, 2024 में जो कुछ राशियां हैं उनके लिए कुछ अच्छे या बुरे प्रभाव आ सकते हैं। जैसे कि इसमें कर्क राशि है जी। तो कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा संघर्षपूर्ण जा सकता है, तो उनको थोड़ा क्या है मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और यह वर्ष जो मेष राशि और वृश्चिक राशि है, तो इन राशि वालों के साथ में कुछ घटनाएं या दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को वाहन सावधानी से चलाना चाहिए और थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ मकर और कुंभ वाले जो लोग हैं इनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छी जाने वाली है और इनके जो भी योजनाएं
बना रहे थे वो योजनाएं इस वर्ष में जाकर के क्रियान्वित होंगी निश्चित तौर पर। रही बात यह है कि जो मीन राशि और धनु राशि जो बची है ये इनके लिए ठीक जाएगी, ये वर्ष ठीक रहेगी। इसके साथ साथ सिंह राशि वालों के लिए भी ये वर्ष थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है, क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य है और जहाँ तक हम देखेंगे इसका जो वर्ष का अंक बनता है 8 बनता है, तो सूर्य शनि में थोड़ा क्या है कि परस्पर शत्रुता होने के नाते क्या है कि सिंह राशि वालों को थोड़ा ऐसे मान के चले संघर्षमय ये वर्ष जा सकती है। तो इनको क्या है कि सिंह राशि वालों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सब ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ष राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। और वैसे तो देखा जाए तो इंडिविजुअल जो कुंडली होती है उससे ज़्यादा एग्जैक्ट भविष्य बताया जा सकता है। ये जनरली हमने आपको बताया है जी। सब आप जनरली पास्ट एंड फ्यूचर डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। पास्ट के बारे में भी निकाला जा सकता है कुंडली के माध्यम से, भविष्य के बारे में तो देखते ही देखते हैं। तो हमारी जो एक नई पद्धति है जिस पर हम काम करते हैं, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी। तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी ये एक ज्योतिष जगत की नवीन पद्धति है और ये पद्धति लगभग मान के चलें 20वीं सदी में एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े ज्योतिर्विद हुए थे जिनका नाम था प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति जी। तो प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति तमिलनाडु के तंजावुर जिले में थिरुवारूर नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था और वो 1908 में उनका जन्म हुआ था। तो वो पढ़ने में शुरू से बहुत मेधावी छात्र थे। इसके साथ ही साथ में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर अध्ययन शुरू किया। उनके गुरु थे महाकवि सुंदरेशा, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में। तो उन्होंने ये पाया कि उनके द्वारा जो भी प्रेडिक्शन किए गए तो 60% तो प्रेडिक्शन सच हुए और 40% प्रेडिक्शन गलत हुए। तो इसमें सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि ये रही कि अधिकांश जो एस्ट्रोलॉजर होते थे या ज्योतिषी होते थे वो सही भविष्यवाणी पर तो गर्व जताते थे और जो भविष्यवाणी गलत हो जाए उसमें पर्दा डाल देते थे, उसकी तह में नहीं जाते थे। तो प्रोफेसर मूर्ति ने क्या किया कि वो जो प्रेडिक्शन गलत हुए उसकी जड़ में जाने लगे। तो उन्होंने एक आकलन किया कि यदि प्रेडिक्शन अगर ज्योतिष शास्त्र गलत है तो 60% भविष्य अच्छा क्यों आ रहा है और अगर पूर्णतः सही है तो 40% गलत क्यों हो रही है। तो उनको ये लगा कि ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कड़ियां गुम हैं। तब फिर उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा अध्ययन किया, एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने तमिल के ग्रंथ, हिंदी के ग्रंथ, जो संस्कृत में लिखे गए वो ग्रंथ और पश्चिमी ज्योतिष का अध्ययन किया। उसको अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक प्रयोग किया जिस पर उनका लगभग 40 वर्ष तक अनुसंधान चला। तो उन्होंने एक नई ज्योतिष पद्धति डेवलप की जो कि उन्हीं के नाम से कहलाई कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी, के.एस. कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी। तो कृष्णमूर्ति पद्धति जो बनी तो प्रोफेसर मूर्ति का सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उनका मन बार बार किसी घटना को लेकर के उद्वेलित होता था। जैसे जुड़वा बच्चों के जन्म समय में, जुड़वा बच्चों का जन्म समय का अंतर 2 से या 10 मिनट का रहता है। तो उनकी कुंडलियां लगभग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सेम बनती थी, जबकि भविष्य दोनों का अलग अलग होता था। तो प्रोफेसर मूर्ति को यह घटना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती थी। आखिरकार इतनी शीघ्रता से क्या चीज़ बदल जाती है जो दोनों के जन्म समय में अंतर कर देती है। तो इस पर उन्होंने एक सबलॉर्ड की नींव रखी। सबलॉर्ड के आधार पर उन्होंने प्रेडिक्शन करना चालू किया। तो ये जब प्रेडिक्शन उन्होंने करना चालू किया तो उसमें उनको लगभग मान के चलिएगा 80% सफलता मिली। तो 80% सफलता मिली तो उन्होंने इस पर अपनी रिसर्च को आगे जारी रखा। जारी रखने के साथ साथ उस समय के एक जाने माने ज्योतिर्विद थे डॉक्टर वी.वी. रमन, उनके सामने अपने विचार रखे। तो डॉक्टर वी.वी. रमन ने इनकी बातों का कड़ा विरोध किया। और ये जाहिर सी बात है, हर नए आविष्कार का विरोध होता है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और अपनी पद्धति पर वो अडिग रहे और वह पद्धति से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे दक्षिण भारत से फिर धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में पद्धति आई। तो इस पर काम हुआ। फिर इस पर भी और एडवांस जब काम हुआ वो हुआ हमारे एक सर थे दिल्ली के, सर एस.पी. खुल्लर जी। तो उन्होंने इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया जो कि सेकंड तक ले गए। हाँ, तो उन्होंने इस पद्धति को और डेवलप किया सर एस.पी. खुल्लर जी ने। तो सर एस.पी. खुल्लर जी ने कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी रखी। तो उनकी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में और इसमें
बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन सटीक नहीं कर पाती है, और जबकि कस्पल इंटरलिंक आपकी जो पद्धति है वो एकदम से 99% सटीक प्रेडिक्शंस करती है। क्या बात है। हाँ, तो इस पद्धति में होता क्या है कि जैसे आपके जीवन में जो भी घटित होना है, तो सबसे बड़ी बात है कि वह आपकी कुंडली में प्रॉमिस में होगा। जो चीज आपके प्रॉमिस में है वही इवेंट आपके जीवन में घटित होगा, और जो घटनाएं आपके प्रॉमिस में नहीं है तो आप उनके लिए अथक प्रयास कर लें, वो इवेंट आपके जीवन में कभी नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें ये है। तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ी क्यों, इसके पीछे मूल कारण जो है वो ये है कि जन्म समय जो होता है बच्चों का, वो आप ये मान के चलिएगा लगभग एक लगन जो होती है वो 2 घंटे की होती है, और 2 घंटों में लगभग अगर देखा जाए तो 7200 बच्चे जन्म लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक अक्षांश पर बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं जिनकी कुंडलियां समान हो जाएंगी, जबकि भविष्य सबका अलग अलग होगा। तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी से हर कुंडली को इंडिविजुअल किया जाता है, हर कुंडली यूनिक बनती है, और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी से फीमेल और मेल की कुंडलियां भी अलग बनती हैं। ये नेचर तय करके देता है कि मेल की कुंडली कौन सी है और फीमेल की कुंडली कौन सी है, ये उसी पद्धति से पता चलता है। और ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो ये बता सके ये पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है। तो ये पद्धति है, इस पर हमारा काम चल रहा है, लोगों को हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं और लोग हमारी इस पद्धति से लाभ भी ले रहे हैं। क्या बात है सर। सर आपने इतनी सारी बातें बताई, तो हम चाहेंगे कि आप मेरे बारे में कुछ चीजें जनरली बता सकते हैं। हाँ, आपके बारे में जनरली बताया जा सकता है। देखो, जनरली 2-3 तरीकों से बताया जा सकता है। जैसे अंक ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत सरल पद्धति होती है, ठीक है। दूसरा, राशि के हिसाब से बता देते हैं, लेकिन राशि के हिसाब से जो बताया जाता है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि वो जनरल होता है। जैसे मान के चले आपका नाम है मानसी, है ना, तो मानसी के हिसाब से आपकी सिंह राशि हो जाती है। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य जैसे गुण आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। जैसे सूर्य प्रखर है, प्रखरता जैसी सोच आपके अंदर रहेगी। सूर्य ऐसे मान के चलिए कि अडिग रहता है अपने सिद्धांतों पर, तो आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा इन लोगों के अंदर, तो ये सारी खूबियां रहती हैं। तो ऐसे लोग सूर्य से इंस्पायर होते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं। एक राशि होती है जन्म कुंडली की, तो जन्म राशि होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है, और जो नाम राशि होती है इसका भी प्रभाव पड़ने लगता है। जिस नाम से हम किसी को बार बार बुलाते हैं तो उस राशि का भी असर आ जाता है। तो आपका नाम राशि के हिसाब से सिंह है, तो सिंह राशि अच्छी है, ये आपको आगे प्रखर करेगी, सूर्य की तरह आपका प्रखरता ये आपको देगी। क्या बात है सर। इसके अलावा अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी बर्थडे 31 अक्टूबर है। हाँ, 31 अक्टूबर जी। इसके बेस पे आप न्यूमरोलॉजी में क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, 31 जो आपका है, तो आपका ये अंक जो बनता है वो 4 अंक बनता है। आपका जो मूल अंक 4 है, मूल अंक 4 जो अंक है इसको अपने मतलब हिंदू ज्योतिष के हिसाब से इसको राहु का अंक मानते हैं, और वैसे तो इसको यूरेनस का मानते हैं पश्चिमी ज्योतिष में, तो इसको राहु का अंक मानते हैं। तो राहु का जो अंक है, तो राहु के जो क्षेत्र आज के समय में, जैसे मान के चलिए कि आज इंटरनेट हो गया, मीडिया हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो ऐसे लोगों को सक्सेस ऐसे ही क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये राहु का अंक है, और राहु के अंक वाले जो लोग हैं, हालांकि ये सूर्य का एक गौड़ अंक होता है, एक अंक का ये गौड़ अंक होता है, तो इनमें भी कुछ गुण जो होते हैं वो सूर्य के समान होते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा जो अंक साबित होगा वो इनके लिए साबित हो सकता है। जैसे एक अच्छा साबित होगा आपके लिए, जिनका अंक 1 पड़ता है उनके साथ अगर आप कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। इसी के साथ साथ जो है आपको अंक 8 से हमेशा बचना चाहिए। अंक 8? हाँ, अंक 4 और 8 का जो मेल है ये अच्छा नहीं माना जाता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना को दर्शाता है। जैसे मान के चलें कि आपका अंक 4 है, तो आपको हमेशा ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करनी है या रिलेशन नहीं रखना है जिसका अंक 8 बढ़ता हो। बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ में आपको गहरा दुख मिल सकता है या धोखा मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है अंक ज्योतिष के हिसाब से।
जी। सो बेसिकली हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो शादी का तो अभी खैर नहीं कह सकते, जी, हाँ, हाँ। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई, अब तो चाहे लड़की हो या लड़का, उसके लिए उसका करियर सबसे पहले रहता है। जी। और आपने अभी हमारे साथ बात की थी कश्फल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जी, की, जी। तो उसके बेस पे आप कैसे कुछ बता सकते हैं? मैं चाह रही थी कि उसके बेस से अगर कुछ पॉसिबल चीजें हैं तो वो आप बताइए करियर बेस पे। देखिएगा, कस्पल इंटरलिंक पद्धति जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ऑथेंटिक पद्धति है। जी। इससे हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली को पहली बात तो क्या होता है कि जो कुंडलियां हमारे पास आती हैं जी। वो 99% कुंडलियां का जो समय होता है वो इनकरेक्ट होता है, करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम कुंडली को सेकंड तक ले जाते हैं। जी। अब रही बात यह है कि कुंडली को कैसे करेक्ट किया जाए, तो इसके लिए सर एस पी खुल्लर जी ने इसका एक टूल बनाया है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म समय को कैसे शुद्ध किया जाए। उसने आखिरकार जन्म कब लिया, तो इसके लिए हमें कुंडली का करना पड़ता है VTR। VTR का मतलब होता है वर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय का शुद्धिकरण। तो जन्म समय का शुद्धिकरण करते हैं तो इसके लिए दो बातें होती हैं कि जब भी किसी नेटिव का जन्म होता है, जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हो रहा है उस जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेंगे, जिस तारीख में हो रहा है वो तारीख लेंगे, जो अप्रोक्स समय दिया है उस समय को लेंगे। उसमें होता क्या है कि इस जोडियक में जो सन और मून का जो आपसी इंटरप्ले होता है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जिस जगह पर किसी नेटिव का जन्म हुआ उस जगह पर सन मून का जो इंटरप्ले हो रहा था, तो उसमें ये देखते हैं क्या वास्तव में उस समय पर आपसी ये इंटरप्ले हो रहा था या नहीं हो रहा था। जब जोडियक में सूर्य चंद्रमा का आपसी इंटरप्ले होता है तभी जाकर के कोई घटना घटती है, अर्थात तब जो बच्चा जन्म लेता है उसमें प्राण की रचना होती है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि सूर्य को प्रकृति, सूर्य को पुरुष और चंद्र को प्रकृति माना गया है। इसके आधार पर जब हम VTR कर लेते हैं, किसी व्यक्ति के जन्म समय को शुद्ध कर लेते हैं, तो उसमें एक काम और होता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है और वो 18 साल 20 साल ओल्ड हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए कुंडली को शुद्ध करने के लिए पास्ट इवेंट वेरिफिकेशन करते हैं, जो आपने बताया था कि पास्ट कैसे बताया जा सकता है। क्योंकि पास्ट इवेंट वेरिफिकेशन से हम जब कर लेते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि इनकी जो जीवन की घटनाएं घट चुकी हैं तो वो क्या कुंडली से टैली हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उसको हम हर क्षण तक जाते हैं और जाकर के उन घटनाओं को हम मिलान करते हैं, उसकी कुंडली सेट कर लेते हैं। जब कुंडली सेट हो जाती है फिर उनके जीवन का चाहे कैरियर हो, चाहे मैरिज हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, हर प्रश्न के बारे में 101% सटीक बताया जा सकता है। आपको ये बता दें तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को जीवन में जॉब में जाना चाहिए या ऑन वेंचर करना चाहिए, बिजनेस में उसको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी या जॉब में मिलेगी। सबसे बड़ी बात इसको देखते हैं कि ईश्वर ने, यस नेचर ने आपको जो प्रॉमिस दिया है वो काय का प्रॉमिस दिया है, जॉब का दिया है या ऑन वेंचर बिजनेस का दिया है। जॉब में भी दो प्रकार की जॉब हो जाती हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। तो लोगों के जॉब से जुड़े ये प्रश्न होते हैं क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा, इसमें कॉम्पिटिटिव वाले भी जॉब हो जाते हैं, तो इनको हम देखते हैं उसमें किस में क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब रहा ऑन वेंचर व्यवसाय, व्यवसाय में उसको किस व्यवसाय में ज़्यादा सफलता मिलेगी ये उसकी कुंडली से बताया जा सकता है कि आपको इस क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, इससे आप अच्छा धन कमा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाता है और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से नहीं बताया जा सकता है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से संभावित बातें बताई जाती हैं। बिल्कुल जी, ये तो काफी ऐसी जानकारी है जो जनरली हमारी जो जनता है वो नहीं। हाँ, लगभग इसमें बहुत कम एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं, जिन्होंने विधिवत इसकी स्टडी की है वो लोग काम कर रहे हैं, और जो परंपरागत तरीके से हैं तो वो अभी उन्हीं सब चीज़ों पर उनका अध्ययन है। जैसे साढ़े साती, शनि की साढ़े साती से, राहु की दशा से, केतु की दशा से, इनसे डरा दिया जाता है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि 9 के 9 प्लैनेट्स व्यक्ति के अच्छे बुरे जीवन को मतलब प्रभावित करते हैं। क्या बात है। जरूरी नहीं है कि राहु केतु शनि ही बुरा असर दिखाएंगे, ये भी अच्छे साबित हो सकते हैं। आपको बता दें हम बहुत से लोगों को शनि की दशा में बहुत अच्छे परिणाम मिले, राहु की दशा में बहुत अच्छे परिणाम मिले। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि गुरु की दशा में उनकी स्थितियां बहुत खराब हो गई, जबकि बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र की दशा में उनकी स्थितियां बहुत खराब हुई, जबकि शुक्र को एक अच्छा ग्रह माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब निर्भर करता है कि कुंडली में जो हाउस हैं उसमें लिंकेज कैसी बनी हुई है,
उनको ईश्वर ने प्रॉमिस किस चीज का दिया है, अगर उस चीज को अगर हम पहचान लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। परेशानी होती कहाँ से है कि जिस क्षेत्र में हमें सक्सेस है ही नहीं, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या है, जब हम सफल नहीं होंगे तो दुख और निराशा होती है, और हमारा जो एक समय निकल गया लंबा, वो समय फिर हमारा वापस नहीं आता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में जो नई रिसर्च हुई है, तो हम कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि इस रिसर्च को लोग काम करें, इसको समझें और लोगों के जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी कर सकें। क्या बात है सर। सर, ये आप इतनी टाइम से हमसे बता रहे हैं कि आपने जो भी चीज़ों को ज़रूरत होती है आपको, उसमें बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करके हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन तीनों चीज़ों की जो संबंध है वो एक व्यक्ति के जीवन से कैसे जुड़ जाता है, कैसे इन सारी चीज़ों का जो असर है वो एक व्यक्ति के जीवन पर दिखाई देता है। देखिएगा, जन्म समय और जन्म तारीख और जन्म स्थान लेने का मकसद ये होता है कि उस समय के सौर मंडल में जो आकाशीय मानचित्र है उसका हम एक प्लेनेटरी स्थिति देखते हैं। तो इसलिए हमें डेट ऑफ बर्थ और समय और स्थान की जरूरत पड़ती है कि उस समय पर क्या स्थिति थी और वो स्थिति ग्रहों की क्या थी, उसके जीवन के किन किन पहलुओं पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम इसकी किसी व्यक्ति की तारीख और जन्म समय और जन्म स्थान लेते हैं। तो ये व्यक्ति, माना यह जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है ये पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हो रहा है। अब पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से लोगों की कुछ अलग अलग अवधारणा है। कुछ लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम जो कहना चाहेंगे, पूर्व जन्म का मतलब ये मान सकते हैं कि हमसे पहले हमारे फादर थे, आपसे पहले आपके फादर थे, उनसे पहले उनके फादर थे, तो वो आपका पूर्व जन्म ही तो है। बिल्कुल भाई, ब्लड लाइन जो आ रही है, जो डीएनए आ रही है, वो वही आ रही है। तो पूर्व जन्म वही है। अर्थात आपके मान के चलो कोई दादाजी ने अगर बुरे कर्म किए हैं तो हो सकता है उसका फल आपको बुरा या अच्छा भोगना पड़ सकता है। अगर उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए तो उनका फल भोगना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो आपको नहीं इंडिविजुअल जानती, वो आपके डीएनए को जानती है। अब जो वही डीएनए आपके दादाजी में था, परदादाजी में था, और वही डीएनए आपके अंदर है, तो उसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल इस तरीके से हमारे जीवन में आ जाता है। तो अभी तो कहा जाता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ बुरे कर्म किए तो उनका बुरा फल हमको भोगना पड़ सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि लोगों को अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों के जीवन में कोई मुसीबत ना आ सके। तो ये एक सिद्धांत है। अच्छा, कुछ लोगों की धारणा है कि पिछला जन्म भी होता है, आत्मा ट्रांसफर करती है। तो लोगों की अपनी अपनी धारणा है, लेकिन इसको हम ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकते। लेकिन हम इस बात को सही मानते हैं, जो पूर्वजों से हमारा डीएनए चल के आ रहा है वो हमारे जीवन को एक्ट करता है। क्या बात है सर, ये सिद्धांत है। सर, इसी बात पे हम एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे क्रू में बैठे हुए निखिल जी की कुंडली हमारे पास है, कि अगर आप इनकी कुंडली को देख के कुछ बताना चाहें तो हम जरूर चाहेंगे कि लोगों को पता चले। ये कुंडली है जी। हाँ, देखिएगा, इनका जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली है जी। और लगन में शुक्र बैठा हुआ है। तो कर्क लगन है और इनका लगन का जो स्वामी ग्रह है वह चंद्रमा है, जो कि कन्या राशि में बैठे हुए हैं, 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इनके केंद्र में शुक्र बैठा हुआ है जी। तो शुक्र ग्रह जो लगन में बैठता है, तो इससे क्या होता है कि इनको हमेशा सुंदर और आकर्षक चीजें हमेशा ये अट्रैक्ट करेंगे, उन चीजों के प्रति इनका आकर्षण अधिक रहेगा। दूसरा है, इनका लग्नेश चंद्रमा है, वो 6 नंबर की राशि में बैठा है, पराक्रम भाव में। तो ये क्या है कि पराक्रम भाव में बैठने के साथ साथ 6 नंबर की राशि में बैठा है। तो लग्नेश जब 6 नंबर की राशि में आता है तो 6 नंबर की राशि होती है वो तुला राशि की एडवर्स नंबर होता है। यह लग्नेश 6 नंबर में आने पर क्या होता है, इनकी मैरिड लाइफ को कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो इनके लिए क्या है कि विवाह या विवाह करने के लिए इस पर मतलब जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, कुंडली को बाकायदा टैली करा करके ही लें, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वैसे देखा जाए तो इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छे योग भी बने हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य मंगल इनका बैठा हुआ है, तो इनको स्वाभिमानी बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। इसके साथ ही साथ में क्या है, शुक्र, बुध, राहु और शनि इनके 11th हाउस में बैठे हुए, लाभ स्थान में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो जीवन में इनके अच्छे संयोग बनेंगे लाभ कमाने के, और एक से अधिक इनकम के सोर्स बनेंगे इनके जीवन में। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, इनकी 10वें घर का जो स्वामी है वो मंगल है, सूर्य के साथ द्वादश भाव में बैठा है।
वो छठवें घर को देख रहा है, तो दशमेश इनका द्वादश भाव में चले गए हैं। तो इसके हिसाब से ये है कि इनको थोड़ा क्या है कि अपने कैरियर में थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। तो ये तो है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से एक सिंपल जो छुटकारा बना हुआ है। लेकिन इसी कुंडली को जब हम कस्पल इंटरलिंक तौर के आधार पर तैयार कर लेंगे, तब हम इनके हर प्रश्न का लगभग 101% उत्तर सटीक देंगे, और जो हमने कह दिया वो अटल होगा। क्या बात है सर, ये आप मान के चलिएगा। थैंक यू सो मच सर। जी सर, ये बात को कही, यानी कि अब जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे कुंडली अभी आपने पढ़ी है ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये जो मांगलिक और साढ़े साथी जैसी चीज़ें होती हैं, जो अक्सर लोगों की लाइफ में मैंने सुनी है कि ये मांगलिक हैं या साढ़े साथी लगे हैं, क्या होता क्या है, इनके बारे में कुछ पता है? हाँ देखो, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, बहुत सारे अच्छे रिश्ते और इस मंगल दोष के कारण नहीं हो पाते जी। कुंडलियाँ अच्छी मिली, रिश्ता अच्छा मिला, लड़का अच्छा मिला या लड़की अच्छी मिली, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आई? मंगल दोष। तो मंगल दोष को इतना हुआ बना दिया है कि लोगों के बहुत सारे अच्छे रिश्ते हो रहे थे, मंगल दोष के कारण नहीं हो पाते। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, मंगल दोष का जो विचार किया जाता था, ये बहुत पहले किया जाता था। वो कब किया जाता था? जब लड़कियों या लड़कों की जो शादियां हैं, विशेषकर लड़कियों की जो शादियां थी, वो छोटी उम्र में होती थी, लगभग ऐसे मान के चलिएगा 15-16 साल की उम्र में हो जाती थी। तो उस समय इनकी शादियां होती थी, तो उस समय मंगल का प्रभाव देखा जाता था, क्योंकि उस समय जो लड़की होती थी वो रजस्वला नहीं होती थी। तो रजस्वला नहीं होती थी, तो उसको ओवम अंडाणु जो होता है, ये मंगल का सिग्निफिकेटर होता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मनुष्य के जीवन में। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं। आज के समय में 27 साल पे शादी हो रही है, 25 साल पे शादी हो रही है, 28 साल पे। तो मंगल के दोष को, मेरा जो मानना है, इतना ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको लोग कई ऐसे हैं जो अंधविश्वास तक समझ लेते हैं। और अच्छा सर, एक चीज़ और है, जो लोग लव मैरिज करते हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो लोग लव मैरिज करते हैं वो बेसिकली कुंडली मिलाने को जाते नहीं है, अब हो गई और वो चले गए, शादी करके आ गए, और उनकी लव मैरिज जो है वो सफल भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, तो वहाँ तो कुंडलियाँ मिली नहीं। हाँ देखो, ऐसा होता है कि कुंडलियाँ जो मिलाने की जो परंपरा है, ये बहुत प्राचीन पद्धति है। बिल्कुल। अब ये ऑथेंटिक रूप से काम नहीं करती है। मैंने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं जिनकी कुंडलियों में गुणों का मिलान अच्छा हुआ, और पता चला कि 2 साल या 3 साल बाद वो डिवोर्स की स्थिति पे आ गए। तो अब ये एक परंपरागत तौर से इसको माना जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट सही नहीं आता है। तो कुंडली में गुण मिलान जैसी ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर आप गुण मिला लें या ना मिलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इंडिविजुअल आपकी कुंडली तय करेगी। अगर आपके जीवन में मैरिड लाइफ अच्छी है तो आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा या अच्छा लड़की मिलेगी। और अगर आपका नहीं है तो निश्चित तौर पर आप कुछ भी कर लें, वो नहीं मिलने वाला है। तो ये स्थिति है। तो कुंडली जो मिलान है, इसके पीछे ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। व्यवहारिक तरीके से देखना चाहिए, लड़की कितनी एजुकेटेड है, लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, लड़का का व्यवहार कैसा है, इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रही बात ये कि उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो ये उसकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली ही बता देगी, आपको दूसरी कुंडली से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो गुणों मिलान का जो प्राचीन समय की जो परंपरा थी, तो वो अब आज के समय फिट नहीं होती है, क्योंकि उस समय शादियां बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी। उस समय अलग था। उस समय में जो लड़कियां होती थी वो घर में ही रहती थी। आज लड़कियां सर्विस कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो कहने का मतलब है बिजनेस कर रही हैं। तो वो चीजें अब लागू नहीं होती हैं। नहीं होती, बिल्कुल। तो इन सब चीजों को छोड़ना भी चाहिए, और जो ज्योतिष में नई रिसर्च आ रही है उसको करना चाहिए। बिल्कुल। अन्यथा तो ज्योतिष को लोग अंधविश्वास मानेंगे। सबसे ज्यादा तो लोग हमसे यही कहते हैं कि सर आप ये बताइएगा कि गुणों का मिलान होता है, उसके बावजूद भी पता चलता है कि वो रिश्ते डिवोर्स के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, ऐसा फिर कैसे हो गया? तो ये इसलिए हो गया क्योंकि लोग आज भी उन सब चीजों को पकड़े हुए हैं। उसको छोड़ना चाहिए, इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। तो ज्योतिष की जो नई पद्धतियां आई, जो नई रिसर्च आई, उस पर काम करना चाहिए, जिससे लोगों के जीवन का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। क्या बात है सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बदलते समय के साथ अपने तरीकों को भी बदलना बहुत बिल्कुल बदलना पड़ता है। सर, अभी आप बात कर रहे थे कई सारे लोगों की, कि कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। आपके पास आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आया हो जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहे? एक होता है ना कि कई केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास जो यादगार भी बन जाते हैं, और कभी ना कभी हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं और उनको बताते भी हैं। तो कोई भी एक ऐसा चैलेंजिंग केस हमारी जनता के साथ शेयर करिए। देखिएगा, ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ हमारे पास आई हैं जी। और इसमें एक कुंडली आई थी मेरे पास,
जैसे एक लड़का था, उसका विवाह नहीं हो रहा था, एक लंबे जी। समय से प्रयास किया जा रहा था। तो मेरे पास कुंडली आई, तो मैंने कुंडली को देखा। तो कुंडली को देखने के बाद उसकी मैरिज में डिनाई थी, मतलब थोड़ा देर से शादी होना था। बिल्कुल। तो मैंने जब उसकी कुंडली पर प्रॉपर अध्ययन किया और उसको बाकायदा बीटीआर करके करेक्ट किया, तो मैंने उसकी जो है वर्ष, महीना और तारीख तक बताई कि इस तारीख में जाकर के आपकी शादी हो जाएगी, और उसी तारीख में जाकर के उसकी शादी हुई। तब उनको लगा कि ये ज्योतिष पद्धति से कैसे संभव है। क्या बात है सर। बहुत सारे प्रश्न थे जिनको हम बहुत आसानी सुलझाते थे। जैसे कुछ एक बार क्रिकेट मैच आ रहा था, लगभग ये बात हो गई 10 साल पुरानी बात होगी। तो क्रिकेट का मैच था और गांव क्षेत्र में लाइटें अक्सर कर चली जाती हैं, लाइट की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लाइट चली जाती है। तो लाइट चली जाए, सब लोग परेशान होते हैं और इंतजार करते कब तक आएगी। तो समय हमसे एक लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या ज्योतिष से बता सकते हैं लाइट कब आएगी। तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति से मैंने रूलिंग प्लैनेट से इसको सुलझाया। तो वो घटना मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने रूलिंग प्लैनेट से बताया कि लाइट इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे आ जाएगी, और उसी समय पे आ गई। अगर आपके घर से आपकी माँ बाजार गई है तो वो कितने बज के कितने मिनट पर लौटेगी वो बताया जा सकता है। मैंने निकाले। जैसे एक बार हमारे यहाँ एक लोग आने वाले थे, तो मैंने उनका टाइम निकाल के रखा। वो आने वाले थे, तो मैंने कहा आखिरकार ये तो आ तो रही है, तो ये कितने बजे तक आ जाएंगे। तो मैंने उसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद मैंने निकाला, मैंने कहा ये 10:45 और 25 सेकंड पे आ जाएंगे, और ठीक 10:45-25 सेकंड पे उनका आना हुआ। तो ज्योतिष तो इतनी गहराई तक जाती है, बस इस पर काम करने वाले लोग हों। ये प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति जी की अनुपम देन रही है, जो कि हमने रूलिंग प्लैनेट से लोगों के बारे में ये बताया जाता है। तो इनका जो प्रयोग है विशेष स्थिति में हम करते हैं रूलिंग प्लैनेट्स का। रूलिंग प्लैनेट्स का है कि एक नेचर से मदद, यानी कि ईश्वरीय एक मदद जैसे हमें लेना होता है, तो इन सब चीज़ों से बताया जा सकता है। तो ये बहुत सारी ज्योतिष आपके प्रश्नों को हल कर देती है। बस क्या है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी है और नई ज्योतिष पद्धति को अपनाना है। बिल्कुल, नज़रिया बदलना तो आप आज के समय में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस नज़रिए को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं वो नज़रिया पुराना हो चुका है। नया समय, नया नज़रिया, नई सोच। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास उनकी कुंडली नहीं होती है, और उनके समय जो पुराने लोग होते थे तो उन्हें समय का भी इतना ध्यान नहीं रहता था। तो अब जब उनके पास कुंडली नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ हुए हैं या उनका बर्थ टाइम क्या है, फिर ऐसा कोई रास्ता बचता है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो फिर भी उनके बारे में कुछ चीज़ों को बता सके, दर्शा सके, या उनके फ्यूचर के बारे में बता सके? इसमें हमारी जो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, इसमें हॉररी एस्ट्रोलॉजी होती है। तो हॉररी एस्ट्रोलॉजी से क्या होता है कि हमने इस जोड़ियों को 21,193 भागों में बांट दिया है। तो उसमें हम क्या होते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली से आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे आपने पूछा कि सर आप क्या बता सकते हैं कि मेरी मैरिज कब होगी, तो आपके पास कुंडली नहीं है, तो आपने ये क्वेश्चन किया, तो अब आपके प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न कुंडली से देंगे। तो हम आपसे क्या करेंगे, जो हमने जोड़ियों को जिन भागों में बांटा है, जैसे 2193 भागों में बांट दिया है, तो उसमें से हम आपसे एक अंक पूछेंगे, और अंक पूछने के बाद हम उसके आधार पर आपकी कुंडली तैयार करेंगे। कुंडली तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम उसे जेन्युइननेस चेक करेंगे, मतलब सच्चाई कि आप क्या प्रश्न के प्रति गंभीर हैं। तो जैसे मान के चले आपने मैरिज के बारे में पूछ लिया, तो मन का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। तो हम जानना चाहेंगे क्या आपने जब हमसे पूछा तो उस समय आपका क्या शादी जैसे विषय में मन लगा हुआ था। अगर आपका लगा हुआ था तो चंद्रमा की जो प्रेजेंटेशन है वो 7th हाउस में होगी, या चंद्रमा का स्टार लॉर्ड 7th हाउस में। तो इससे क्या है कि प्रश्न की जेन्युइननेस चेक हो जाती है, मतलब प्रश्न की जो सत्यता हम परख लेते हैं। अगर प्रश्न सही है तो हम फिर उसका आगे उत्तर आपको देंगे कि कब होगा, कैसा होगा, अरेंज होगी, लव होगी, कैसी होगी, तो उससे ओवरऑल सारी चीजें। और अगर ये जेन्युइननेस चेक नहीं हो रही है तो हो सकता है आपने हमसे फौरी तौर पे पूछ लिया, या आपको पता चला कि चलो ज्योतिषी मिल गया उससे पूछ लो, क्योंकि जब तक हम आपकी जेन्युइननेस चेक नहीं करेंगे तब तक हम उत्तर नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इससे हम आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप अगर अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं, बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं, हम उत्तर दे देते हैं बिल्कुल प्रश्न कुंडली के माध्यम से। अब सब प्यार, पैसा, शोहरत, ये हर इंसान की चाह होती है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं जहां बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उपाय बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसे सही हो जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है, एक्चुअल क्या करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो?
देखिएगा, आपके जीवन का कोई भी पहलू है, अगर आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का प्रॉमिस है या नहीं है। अगर प्रॉमिस है तो हम कहेंगे कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अब उसके बावजूद भी उसमें कुछ बाधाएं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार आपके इस क्षेत्र में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो नेगेटिव असर रख रहे हैं, जिसके कारण आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। तो उनके लिए फिर हम रेमेडी सजेस्ट करते हैं। रेमेडी सजेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे हम उस प्लैनेट से संबंधित जो सिग्निफिकेटर वाले सामान होते हैं उनका हम डोनेट कराते, दान करवाते हैं या मंत्र जाप करवा देते हैं। और भी कई तरीके के उपाय होते हैं, बहुत सिंपल से उपाय होते हैं, उनको हम कराते हैं, जिससे लोगों के जीवन में या किसी क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जी सर, जब कोई व्यक्ति अपनी किसी भी परेशानी को किसी भी ज्योतिष से बताता है, तो वो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ों को करने को कहते हैं, जैसे अभी आपने बोला मंत्र जाप करने को कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डोनेशन एंड ऑल। कई बार वो रत्न पहनने को कहते हैं। अब रत्न से मुझे ये चीज़ समझनी है आपसे कि जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कैसे वो नेचर से अट्रैक्ट करता है कि रत्न का इतना प्रभाव किसी इंसान की जीवन में पड़ जाए। देखिएगा, रत्न को लेकर के ज्योतिष में रत्न का प्रयोग किया जाता है और रत्नों को धारण करवाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हम उसमें ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट है और उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, परंतु वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो उस ग्रह का रत्न धारण करवाते हैं। तो उसका रत्न धारण करवाने से क्या है कि उसमें जो निर्बलता है या जो उसकी जो कमजोरी है वो दूर होकर के आपको उस क्षेत्र में सक्सेस मिलनी चालू हो जाती है, आप हाईलाइट होने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली का 10th हाउस कमजोर है, 10th भाव का स्वामी कमजोर है, तो उस भाव का स्वामी हम देखेंगे जो प्लैनेट्स है उसका रत्न हम धारण करवाएंगे तो उससे अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। किसी को हेल्थ में दिक्कत आ रही है तो उनका हम लग्नेश देखते हैं, लग्नेश की अगर स्थिति कमजोर है, खराब है, तो लग्नेश का रत्न धारण करवाएंगे तो हेल्थ में क्या है कि सुधार आएगा और उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे उसका हेल्थ अच्छा बनेगा। तो कोई भी रत्न है बगैर कुंडली को दिखाए नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके साइड इफेक्ट भी बहुत आ जाते हैं। विशेषकर हमने तो ये देखा है कि नीलम का, गौमैत का, लहसुनिया यानी कि कैट्स आई केतु का रत्न लहसुनिया होता है, उसका भी साइड इफेक्ट बहुत आता है। तो जनरली ऐसे ही रत्न को धारण नहीं करना चाहिए जब तक आप कुंडली को अच्छे तरीके से ना दिखा लें। और फिर रत्न उसी आधार पे पहनाए जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके बेस पे हम रत्नों को धारण करवा देते हैं। सर, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपने, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग कोई भी रत्न मिल जाता है और पहन लेते हैं कि ये इसमें अच्छा होगा, मतलब वो उनकी कुंडली पे बेस करता है बेसिकली कि आपके लिए रत्न अच्छा है या नहीं। सर, आगे हम ये भी जानना चाहते हैं, आज जब समय आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, तो हर इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन स्ट्रांग होने के लिए ना वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अपना दिमाग लगाता है कि हाँ भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, और जब वो इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं तो अब उनकी कुंडली के जो भी सितारे जैसे भी काम कर रहे हों, कई बार ऐसा होता है वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो अगर वो ऐसे कर्ज में डूब रहे हैं तो उनके लिए क्या करना बेटर रहेगा, या किस तरीके से वो खुद को गाइड करें कि उनको क्या करना है या नहीं? इसमें तो हम उन लोगों की मदद करते हैं जे इस पे हम ज्योतिष से कस्पल इंटरलिंक पद्धति के आधार पर। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि हम प्रॉपर्टी पे काम करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को हम परचेज करेंगे, उसको हम बेचेंगे, तो हम जमीन से जुड़ा काम करना चाहते हैं। तो अगर उसने हमसे ये प्रश्न किया और वो चाहता है कि क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, तो हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर्टी के लिए कुंडली का जो हाउस होता है वो 4th हाउस होता है। तो 4th हाउस का हम सब लॉट देखते हैं, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी का काम इनके जीवन में है। तो उसके लिए क्या है कि ये वर्क में आने के लिए वर्क का जो हाउस होता है वो 10th हाउस होता है। तो 4th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए जाकर के 10th हाउस से, और 10th हाउस से इन्वॉल्वमेंट होकर के अगर उसका सब लॉर्ड 2, 6, 11 धन के नंबर लेगा तो उसको उसमें धन मिलेगा, और 5, 8 और 12 ले लिए तो उसमें उसको लॉस हो जाएगा। ये हमें देखना होता है। तो ये हम देख करके बता देते हैं कि भैया आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ये स्थिति बनेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी कि धन कमाएंगे। भाई हर काम का मकसद ही है धन कमाना, सीधी सी बात है। तो हम उसको बता देंगे इसमें आप निसंदेह काम करना चालू कर दिए, इसमें लाभ होगा। और अगर उसमें कोई एडवर्स नंबर आ गए, 5, 8 या लॉस के नंबर आ गए, तो हम मना कर देंगे भैया आप ये काम मत करिएगा। फिर हम ये चेक करते हैं कि उसको जीवन में कौन से वो काम करे जिसमें सक्सेस मिल सकती है। क्या बात है सर। तो ये चीजें होती है, इसको हम कस्पल इंटरलिंक से सुलझाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरीके के प्रश्नों को दिया है और उनको उस क्षेत्र में लाभ होता है।
सर ऐसे कोई आपके कस्टमर रहे हो जिन्होंने आपसे कुछ ऐसी ही चीज़ें पूछी हो और वो बाद में उनको पूरी सक्सेस भी मिली हो आपके बताए हुए इस उपाय के बाद, तो किसी ऐसे केस के बारे में? ऐसे काफ़ी लोग हैं हमारे जीवन में, आपके यहाँ इटावा के भी हैं बहुत सारे लोग, जी। तो हालाँकि उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। जी। तो उन्होंने जो है हमसे अपनी कुंडली दिखाई, तो वो उन्होंने प्रश्न किया, तो वो प्रश्न उन्होंने किया ज्वेलरी से जुड़ा हुआ। क्या मुझे ज्वेलरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी? तो ज्वेलरी के लिए कुंडली में जो हाउस होता है वो सेकंड हाउस होता है। तो मैंने जब उनकी कुंडली को वीटीआर करके जब देखा, तो उसको जब मैंने देखा तो मैंने उनको कहा कि आपको इस क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आप करिएगा। तो उन्होंने हमारे कहे अनुसार उन्होंने ज्वेलरी का काम भव्य तरीके से किया। तो लगभग आज 4-5 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, आज उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या बात है! सफलता मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने धन को बचाना चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं, तो ये ज्योतिष की जो एडवांस पद्धति है, ये अपने आप में बहुत अच्छी तकनीकी है। इससे हम भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कई चीज़ें सोच समझ करके करते हैं, क्योंकि हम भी तो भले ही एस्ट्रोलॉजर हैं, भले ही ज्योतिषी हैं, लेकिन हम भी तो ग्रहों के ही बंधनों बंधे हुए हैं ना, अरे बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल दूर नहीं हो सकते उससे। जी। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे अपने ऊपर होते हैं, क्योंकि अपने से ज़्यादा व्यक्ति किसके बारे में जानता है। नहीं जानता, बिल्कुल। जब अपनी इवेंट सही होते हैं, अपनी चीज़ें सही होती हैं, तब विश्वास पैदा होता है। विश्वास पैदा होता है तो फिर उस पर काम करते हैं, फिर उस पर रिसर्च चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से लोगों को हम सेवाएं दे रहे हैं, और जो लोग हमसे अगर मिलते हैं तो उनसे बाकायदा हमारी मीटिंग होती है और लोगों को हम सक्सेस दिलाने की कोशिश करते हैं। सर अगर हमारे दर्शकों में से कोई आपसे मिलना चाहे तो वो आपसे कैसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, वो हमसे संपर्क करें, हमारे नंबर के माध्यम से संपर्क करें और हमारी मीटिंग फिक्स करें। मीटिंग में जो हमारी फ़ीस होती है वो फ़ीस हम बता देते हैं, और उसके बाद वो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जिस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको बाकायदा हम अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से उनको बताएंगे। क्या बात जी। है! और ज़्यादातर हम उनको उपाय भी देते हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए उपाय बहुत सिंपल होते हैं, आसान होते हैं, जो कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे नहीं होते हैं। जी। तो इस तरीके से लोगों के जीवन का हम भला करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष में हमारा काम है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप सब लोगों के माध्यम से और भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल सर, हम आशा करते हैं कि आपका जो ये ज्योतिष विद्या का काम है ये कई लोगों तक पहुँचे और लोग जो हैं ये इस बात से अपने आप को अवेयर कराएं कि हाँ भाई, अब जो चीज़ें आ रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रही है मॉडर्न ज़माने के साथ। सब बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, एंड आई होप कि बहुत जल्द बहुत सारे लोग जो भी किसी प्रॉब्लम में है वो आपसे बात करें और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन लाएं। और फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमएफपी टॉक्स का केसी बातचीत में आने के लिए। तो जी, थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद।